नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां भीलवाड़ा में तनाव जारी है। 48 घंटे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 2 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग की थी और युवक की हत्या पर हंगामा और हत्याकांड को आदर्श तापड़िया कांड से जोड़ा जा रहा है। तो भीलवाड़ा में तनाव जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा से तस्वीरें। 48 घंटे तक इंटरनेट भी यहां पर बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की ऐसी जानकारी वायरल ना हो सके जो इस वक्त पर्याप्त नहीं है। 2 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, युवक की हत्या हुई थी और हत्याकांड को आदर्श तापड़िया कांड से जोड़ा गया है। तो तस्वीरें इस वक्त जो सामने आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तनावपूर्ण हालात हैं। इंटरनेट इसी के चलते बंद कर दिया गया है और 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं राजस्थान के भीलवाड़ा में बंद रहेंगी। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और लगातार सुरक्षा के तमाम प्रबंध नजर आ रहे हैं। और इन तमाम स्थितियों पर प्रशासन का क्या कहना है, प्रशासन का वर्जन क्या है, वो भी सुनते हैं। बड़ा शहर के बड़ला चौराहे पर करीब 3:20 3:25 दिन में ही फायरिंग की घटना हुई है। मौके पे उच्चाधिकारी पहुंच गए। एक चश्मदीद गवाह से ये मालूम पड़ा है कि शायद 2 मोटरसाइकिलें थीं जिस पे 2-2 सवार थे और उनके द्वारा 3 राउंड फायर किए गए हैं। मौके पे 2 जो फायर हैं, जो खाली कारतूस हैं, वो बरामद कर लिए हैं और बाकी इसमें स्पेशल टीम को लगा के और सिटी की टीम को लगाकर आगे की तफ्तीश जारी है। तो युवक की हत्या पर इस कदर हंगामा हुआ है कि अब इस पूरे मामले में 48 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस हत्याकांड को आदर्श तापड़िया कांड से जोड़ा जा रहा है और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां पर भगदड़ मची। इस पूरे हत्याकांड के बाद भीलवाड़ा में शूट आउट हुआ और दिन दिहाड़े शूट आउट हुआ, जिसके चलते लगातार पब्लिक में भी रोष देखा जा रहा है। और उधर दिल्ली के चांदनी चौक में आग लगी। भागीरथ पैलेस के भीषण आग की ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 100 दुकानें जलकर यहां पर खाक हुई हैं। फिलहाल टीम्स वहां पर मौजूद हैं और दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस मार्केट में ये आग लगी। आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। 100 दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। इस पैलेस में लगी आग ने चारों ओर की इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया और कई घंटों से यहां पर इस आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और बताया ये जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं किस तरह से धू धू कर जलती है इमारतें नजर आ रही हैं, आग के गोले और इसी तरह धुएं का गुबार भी यहां पर देखा जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और ताजा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, क्या कुछ इस वक्त तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्या कुछ माहौल है और आग पर काबू पाया जा चुका है क्या? देखिए अमृता, मैं आपको बता दूं कि चांदनी चौक का जो इलाका है ये बहुत ही सकरा इलाका है। यहाँ पर आग रात से लगी है और अभी उस पूरे इलाके में आग को बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं, जो दमकल के कर्मचारी हैं, वो लगातार यहाँ पे घंटों से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलाका है वो बहुत ही सकरा है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पे दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, वायर्स हैं। हमारे साथ इस समय फायर ब्रिगेड के जो चीफ ऑफिसर हैं वो हमारे साथ इस समय डिप्टी चीफ ऑफिसर संजय जी है। संजय जी, ये आग कैसे लगी, कितनी देर से यहाँ पे मेहनत रही, इस पूरे घटना की क्या जानकारी? देखिए, हमें 21:19 पर फायर कंट्रोल रूम में आग की सूचना मिली थी। इमीडिएटली हमने 4 गाड़ियाँ और सीनियर अफसर का टर्न आउट किया था क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ पर आग जल्दी फैलती है। और पूरी रात करीब 40 से ज़्यादा गाड़ियों ने यहाँ काम किया है, 150 से ज़्यादा स्टाफ ने। लेकिन यहाँ थोक की मार्केट है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम है कि गाड़ी सीधी आएगी, गाड़ी के लिए भी जगह नहीं थी और खाली हो जाती है तो गाड़ी को फिर उल्टा ही हमें वापस निकालना पड़ता है, उसमें भी टाइम लॉस होता है। लेकिन हमने अरेंजमेंट किया है कि बाहर सड़क से ही हमें होस की लाइन बिछानी पड़ी। और ये बिल्डिंग जो है पुरानी है, इनमें फायर लोडिंग ज़्यादा है क्योंकि थोक की मार्केट है, कंबस्टेबल मटेरियल बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसकी वजह से ये देख रहे हैं अभी ये पोर्शन अभी सुबेरे गिरा है, एक बिल्डिंग का पोर्शन कोलैप्स हो चुका है। तो बिल्डिंग हैज़ बिकम डेंजरस। तो इसमें सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किसी की जान ना जाए,
पब्लिक को हटा दिया और हमारे आदमियों की भी, हमारे स्टाफ की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर से फायर फाइटिंग की जा रही है। जो आसपास की बिल्डिंग है उनकी छतों से फायर फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। लगभग कितने कर्मचारी जो है फायर ब्रिगेड के यहाँ पर इस समय तैनात हैं? देखिए, अभी रात को यहाँ पर 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ थीं और करीब 150 के करीब स्टाफ था। सुबेरे क्योंकि रिलीव हुई है, अभी इस वक्त 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और 70 या 75 के करीब हमारा स्टाफ यहाँ पर। क्या लग रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए कितने अभी और दिन? आग पर तो काबू, देखिए जो अंदर जो सामान जल रहा है वो तो टाइम लगेगा उसको, क्योंकि हमें अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है, हम अंदर जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग डेंजरस हो चुकी है। तो बाहर से पानी डाल रहे हैं। आग का फर्दर जो स्प्रेड है वो अभी नहीं है, अभी बिल्कुल उसको चारों तरफ से घेरा डाल के रोक दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से आग बुझने में टाइम लगेगा। जहाँ मैन पावर का नहीं जा सकते वहाँ पे क्या रिमोट व्हीकल से भी जो है? रात को भी हमने यहाँ पे फायर फाइटिंग रोबोट की मदद ली थी और वो रोबोट अंदर बिल्डिंग में नहीं जा सकता। हमने दोनों रोबोट हमने यूज़ किए थे। दिल्ली फायर सर्विस के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स हैं, हमने दोनों का इस्तेमाल किया। सर, आग लगने का कुछ कारण स्पष्ट हो पाया क्या? नहीं, ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करने का, लेकिन आग मैंने आपको बताया था कि 21:19 पर हमें सूचना मिली। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी दुकानें हैं, वायर्स हैं, उसमें कितनी देर लगती है लगभग आग को पूरी तरीके से ठंडी होने में? आग का उससे मतलब नहीं होता। ये सीधा सीधा है कि आग में अभी जो मैंने आपको बताया था फायर लोड ज़्यादा है, भरी हुई हैं दुकानें और उसमें सारा ही जलने वाला मटेरियल है, प्लास्टिक, पीवीसी और जितना भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ये सारा कंबस्टेबल मटेरियल है। और जब एक बार इसमें आग लग जाती है तो उसको अंदर से ही बुझाना पड़ता है। शटर बंद है, शटर के अंदर दुकान में आग लगी हुई है, तो उसके लिए आपको शटर तोड़ना पड़ेगा, शटर को खोलना पड़ेगा, तब डालना पड़ेगा। लेकिन बिल्डिंग इतनी डेंजरस है कि उसके अंदर हम एंट्री नहीं कर पा रहे। सर, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अगर इस तरीके से आग लगती है? पहली दिक्कत तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है बिल्डिंग कोलैप्स की। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी अगर कोलैप्स होता है, पोर्शन कोई कोलैप्स होता है, तो जो भी नीचे आदमी खड़े हैं या जो अंदर आदमी गए हुए हैं उनकी जान को खतरा हो जाता है। और एक्सेसिबिलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी भी बिल्डिंग में। बिल्कुल, अमृता, कन्हैया, तो हम ये चाहेंगे इस कि समय स्थिति तस्वीरें भी है आप जो जरूर हमारे साथ दिखाइए। बता रहे थे। अगर बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं अमृता, अपने भारत 24 के दर्शकों को ये तस्वीरें पहुंचाते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी है उससे बहुत ही बड़ा नुकसान है और बताया जा रहा है करोड़ों का। अभी इसका आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें हैं, 100 से अधिक दुकानें जो इस आग की चपेट में आ गई। आग अभी पूरी तरीके से बुझाई नहीं जा सकी है। सबसे बड़ी दिक्कत का सामना यहाँ पे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को ये करना पड़ा है क्योंकि बिल्डिंगें पुरानी हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो रास्ते हैं वो बहुत सकरे हैं क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं और जो बिल्डिंगें हैं पुरानी होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से वो कोलैप्स हो रही है क्योंकि आग बहुत ही बड़े स्तर पर लगी है। आसपास का जो इलाका है वो पूरा धुआं देखा जा सकता है। बहुत देर से, अगर देखा जाए रात के 9 बजे से यहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आकर के इस आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी बहुत बड़ी अगर सफलता नहीं मिली है अभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी को। अभी मुझे लग रहा है और जिस तरीके से अधिकारी बता रहे थे कि अभी कई घंटे लगेंगे इस आग पे पूरी तरीके से काबू पाने के लिए क्योंकि ये जो इलाका है वो बहुत ही सकरा है, बहुत ही घना इलाका है और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आने वाले जाने वाले जो मार्ग हैं वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं, किसी तरीके से कोई जान हानि ना होने पाए, किसी तरीके से कोई हताहत ना होने पाए, इसका भी बहुत विशेष ख्याल रखा जा रहा है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो अंदर जा करके इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो स्थिति है ये सामने है कि इस आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि आग क्यों लगी है इसके भी जो बातें हैं वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से आग लगी है। अमृता, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी या कोई ऐसी खबर? नहीं अमृता, अभी तक कोई किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यहाँ पर अभी जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आसपास का जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर जो सिर्फ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वही लगातार यहाँ पर जूझ रहे हैं क्योंकि जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से भरी हुई हैं। दुकानें में इतना ज़्यादा सामान है कि उन सामान को निकाला नहीं जा सका है और धीरे धीरे जो सारे जो सामान है वो प्लास्टिक के हैं या वायर्स हैं तो वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार जो फायर ब्रिगेड के
कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। जो पूरा इलाका है उसको खाली कराया गया है। जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। जो एक तस्वीरें हम बहुत देख पा रहे हैं कन्हैया, और स्थिति भी इससे समझ में आती है। संकरा इलाका है, अब देखना होगा कि पूर्ण तौर पर कब इस आगजनी पर काबू पा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की कर लेते हैं, जिसमें कल आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और ये टेस्ट आज भी चल सकता है। एफएसएल के निदेशक दीपा वर्मा के मुताबिक ये पूरा टेस्ट फिजिकल कंडीशन पर निर्भर करता है और ये टेस्ट लंबा चल सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब सहयोग भी नहीं कर रहा था। पूछताछ के दौरान सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, जब आफताब से शुरुआत में सवाल पूछा गया तो वो बिल्कुल खामोश ही रहा। उसने एफएसएल को गुमराह करने की भी कोशिश की। और अब बात सत्येंद्र जैन की कर लेते हैं। भोजन की मांग की गई और इस याचिका पर फैसला आज होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सुनवाई पूरी हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में धार्मिक आस्था के मुताबिक खाने की मांग की थी। अब आज दोपहर 3 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सामने आएगा। देखना होगा कि क्या यहाँ पर ये रियायत सत्येंद्र जैन को मिलेगी या नहीं। धार्मिक आस्था के मुताबिक खाने की मांग की गई है। अब कोर्ट ने कल सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रखा था। उधर बेंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बताया है कि मामले की जांच एनआईए को पूरी तरह से सौंपने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ऑटो ब्लास्ट के संबंध में प्रारंभिक जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों, साक्ष्यों और सूचनाओं के आधार पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। और आज लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होनी है और इस बैठक के बाद सीएम योगी फिर अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर जाएंगे। तो लगातार ये तमाम गतिविधियां जारी हैं और आज लखनऊ में यूपी कैबिनेट की यह बैठक सुबह 10 बजे होगी और अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके बाद फिर ये बैठक के बाद जाएंगे अलीगढ़ और फिरोजाबाद। तो आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है ये भी आपको बता देते हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ से वो रवाना होंगे, दोपहर 1 बजे के करीब अलीगढ़ पहुंच जाएंगे और 1:15 बजे विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास होगा और दोपहर 2 बजे की अगर बात करें तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे यहाँ पर। उसके बाद और दोपहर 2:55 पर अलीगढ़ से वो रवाना हो जाएंगे और 3:15 बजे फिरोजाबाद पहुंचेंगे, जहाँ 3:30 बजे विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और शाम 4 बजे प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होकर 5:15 बजे फिरोजाबाद से आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे और 5:25 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां आगरा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिर शाम 6:15 बजे वो वापस लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो ये पूरा आज का कार्यक्रम रहेगा, काफी व्यस्तता रहेगी आज सीएम योगी आदित्यनाथ। और उधर मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन ये यात्रा खरगोन पहुंची है और यात्रा में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह समेत एमपी कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी टी ब्रेक लिए बिना ही यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा का ब्रेक सुबह 10:30 बजे भालबरड में होगा और यहां से यात्रा बड़वा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी शाम को ओंकारेश्वर में दर्शन करेंगे और इसके बाद उनका नर्मदा पूजन का कार्यक्रम रहेगा। राहुल आज करीब 23 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। और बिहार में इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर यानी आईटीसी का खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस के मुताबिक इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर पीएफआई से जुड़े हुए हैं। ये सेंटर वेबसाइट के जरिए जिहादी तंत्र विकसित करने की साजिश में जुटे हैं। अब बिहार पुलिस मुख्यालय के आईजी ने बिहार के सभी एसपी को अलर्ट कर दिया है। तो ये ट्रांसलेशन सेंटर्स की पीएफआई से जुड़े होने का मामला सामने आया है और अब इस पूरे मामले को लेकर एसपी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।
लगातार सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर भी ये जो तंत्र हैं ये डिजिटल मीडिया से ही कनेक्टेड बताए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसके इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा जब द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे आधी रात को खोले गए। मंदिर के पट किसी वीआईपी के लिए नहीं बल्कि 25 गायों के लिए खोले गए। ये गायें अपने मालिक के साथ 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कच्छ से द्वारका पहुंची थी और कच्छ में रहने वाले महादेव देसाई की गौशाला की 25 गायें करीब 2 महीने पहले लंपी वायरस से ग्रस्त हुई थी। और इसी बीच महादेव ने भगवान द्वारकाधीश से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी गायें ठीक हो गई तो वो इन गायों के साथ दर्शन करने आएंगे। और इसी के चलते ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत, जहां इन गायों ने एक लंबा सफ़र तय किया यहाँ पहुँचने के लिए। 25 गायें आधी रात को यहाँ पर पहुँची तो द्वारकाधीश का ये द्वार भी खुल गया। जनरल लचित बरफुखान की 400वीं जयंती के मौके पर पूरे साल से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों का समापन समारोह है। इस समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। ये समारोह सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में आयोजित होगा और इसका आयोजन असम सरकार कर रही है। आपको बता दें, लचित बरफुखान की 400वीं जयंती वर्ष समारोह का ये उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी साल फरवरी में असम में किया था। और लचित बरफुखान कौन है, अभी ये भी आपको बता देते हैं। 24 नवंबर 1622 को इनका जन्म अहोम साम्राज्य के वीर योद्धा हैं और पिता मुमाई अहोम सेना के मुख्य सेनापति रहे। 1671 में सराय घाट में औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी। मुगल सेना का सेनापति राजा राम सिंह था और लचित ने गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किया। किलेबंदी कर मुगलों की विशाल सेना को मात दी और किलेबंदी की जिम्मेदारी अपने मामा को दी गई थी। मामा ने समय पर किलेबंदी नहीं की। सगे मामा को किलेबंदी ना करने पर मौत की सजा सुनाई थी। लचित ने कहा, मामा देश से बड़ा नहीं हो सकता। इस हार के बाद मुगल पूर्वोत्तर में पैर नहीं जमा सके थे। 1930 में असम में लचित दिवस मनाया जाता है। 1999 में भारतीय सेना ने लचित गोल्ड मेडल की शुरुआत की थी। हर साल एनडीए के सर्वश्रेष्ठ सैनिक को ये लचित गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। यूपी में इटावा से फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है और एक पुलिसकर्मी के बेटे ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह फायरिंग की। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, केस दर्ज किया है, जांच जारी है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला एयर हेड कांस्टेबल का बेटा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ये फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग का ये मामला यूपी के इटावा से सामने आया और इस पूरे मामले को अब पुलिस ने गंभीरता से लिया है। जांच की बात कही जा रही है। आखिर खुशियां इस तरीके से क्यों मनाई जाती हैं, जबकि कई मौके ऐसे सामने आए हैं कि ये खुशियां देखते ही देखते मातम में तब्दील हो जाया करती। का पुलिस ने संज्ञान लिया है। ये गंभीर घटना है और अभी तक की जो जांच है उसमें अंशुल यादव नामक ये नवयुवक है जो नई मंडी थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के पास का रहने वाला है। इसके द्वारा ये फायरिंग की गई है। इसको पुलिस ने गंभीरता से लिया है और इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।